हेलो गाइस। आज हम आरबीएससी का जो अध्याय 3 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है: पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां व उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। पुरातात्विक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो हमें खुदाई से मिले हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो खुदाई करने पर जो जो अवशेष मिले हैं, उनसे हम वहाँ पर कौन सी, जैसे कि नदी बहती थी, फिर बाद में कुछ अवशेष ऐसे मिले जिससे हमें ये पता चला कि वहाँ का रहन सहन कैसा था। उसके बाद ये पता चला कि वो लोग कौन सी कृषि करते थे, किस प्रकार से कृषि करते थे, कैसे अपना आजीवन चलाते थे। ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। किसी किसी जगह से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहीं पे मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि वो मुद्राएं किस शासक के शासनकाल में चलती थी। और ये स्मारक और ये कलाकृतियां और उत्खनन से प्राप्त जो भी कोई भी किसी भी प्रकार की चाहे सामग्री हो, उसको पुरातात्विक स्रोतों के अंदर ही रखेंगे। आगे है अभिलेख। ये हमें शिलालेखों यानी कि शिलालेख होते हैं जो बड़ी बड़ी शिलाओं पे उत्कीर्ण होते हैं। ये हमें शिलालेखों यानी पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण का शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। इसे हमें ये अभिलेख से हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके आगे अभिलेखों की उपयोगिता। ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों व आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। कुछ राजा ऐसे होते थे जो कि अपनी प्रशंसा करवाने के लिए अनेक प्रकार के जो अभिलेख है वो लिखवाते थे। इन अभिलेखों में उनकी जो विजयों का उल्लेख किया जाता था, इसलिए इन्हें प्रशस्ति कहा गया। जैसे कि राज सिंह के द्वारा जो राजसमंद झील है उसके ऊपर राज प्रशस्ति लगवाई गई थी, जिसमें उसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। नगरीय अभिलेख, कछवा अभिलेख, गटियाड़ा अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा, बरनाला, यूप स्तंभ लेख, शामोली अभिलेख आदि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीति, सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गटियाड़ा अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। जो गटियाड़ा का अभिलेख है उसके अंदर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, और जो बिजोलिया का शिलालेख है उसके अंदर चौहानों के शासन के बारे में जानकारी मिलती है, और जो चिरवा का शिलालेख है उसके अंदर रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। जैसे होते हैं स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद यानी महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। स्मारक अनेक शासकों के द्वारा बनाए गए थे। स्मारकों में जो दुर्ग है वो सबसे प्रमुख है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में है, जालोर का जालोर में है, गागरोन जो झालावाड़ में है, रणथंभौर जो रणथंभौर में है, आमेर जयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, और तारागढ़ बूंदी में भी है और अजमेर में भी है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। और इनके अलावा
अनेक प्रकार के जो विहार वगैरह भी बनवाए गए थे, जो हमें प्राचीन काल की जानकारी प्रदान करते हैं। मुद्राएं अथवा सिक्कों, छापे, प्रतीकों से भी किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य शासक की शक्ति के सूचक भी है। आहड़, रेड, बेराठ, रंगमहल, सांभर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं के शेष त्रपकों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। सिक्के प्राय राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे। जो जहाँ जहाँ से जो सिक्के मिले हैं उससे ये पता चलता है कि उनका विस्तार किस किस राज्य तक फैला हुआ था। आगे दिया हुआ है बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों का चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाती हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर यानी कि नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा, जयपुर, नोहर, भरतपुर से प्राप्त काले व लाल मृद भांड, आहड़, गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। गणेश्वर को ताम्र संस्कृति की जननी माना जाता है। गणेश्वर में अनेक प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं और कुछ तांबे के भी हैं, और ऐसे ही कुछ भी अन्य प्रकार के जैसे कि तांबे के या फिर मिट्टी के बर्तन भी जो जोधपुरा जयपुर में है, जो नोहर भरतपुर में है, वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्या कहते थे, लाल रंग के लाल रंग के ऐसे मटके होते थे और उनके ऊपर ब्लैक कलर की जो प्रिंटिंग है ऊपर वो की हुई होती थी। आहड़ और गिलुंड से जो है वो प्रस्तर मिला है, जो कालीन होते थे, जो फलक होती थी वो मिले हैं कि लोगों को भी कला का अच्छा ज्ञान होता था। ताम्रपत्र क्या होते हैं, जो तांबे की जैसे कि कोई भी धातु हो गई लंबी, जैसे मान लो कोई धातु हो गई है, इसके ऊपर राजा क्या कराते थे, अपने शासन के बारे में अंकित कराते थे। जो प्रिय होता था, कभी कभी राजा उनको अनेक प्रकार की भेंट भी करते थे और इन्हें दान में भी दिया जाता था, इसलिए इन्हें दान पत्र भी कहा गया है। शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि और भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। जैसे कि हम समुद्रगुप्त रहते हैं, समुद्रगुप्त के जो सिक्के होते थे उनके ऊपर उसको वीणा को बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो अश्वमेध यज्ञ का नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि समुद्रगुप्त, उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो ऐसे हर पुरातात्विक स्रोत से हमें उस समय के रहन सहन, कला, नापतोल सभी का ज्ञान होता है। हमने जो पढ़ा था वो था पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंदर हमें जो अभिलेख है, शिलालेख है, मतलब ऐसे चीजें प्राप्त हुई, ताम्रपत्र हो गए, ये प्राप्त हुई थी, इनको तो बोला जाता है पुरातात्विक स्रोत। और जो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से, जो कौन सी किताब थी, कौन सी बुक थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, उसमें किसका वर्णन किया गया है, ये सब साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी की उत्तरार्ध जानककृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में लिखा गया था है। और नैनचंद्र सूरी द्वारा कृत हमीर महाकाव्य, जो हमीर जो राजा थे वो रणथंभौर के थे, और ये नैनचंद्र सूरी के द्वारा उनके लिए एक काव्य लिखा गया था जिसका नाम क्या है, हमीर महाकाव्य। चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर के विजय व उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंभौर में विजय हुई थी, रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, इसके लिए ये कहावत भी प्रचलित है हमीर के लिए।
आगे दिया हुआ इसमें राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंचरी, वचनिका, पद्मनाभ कृत, कानड़ दे प्रबंध। ये इंपॉर्टेंट है, ये अनेक बार पूछा गया है। पद्मनाभ के द्वारा क्या लिखा हुआ है? कानड़ दे प्रबंध लिखा हुआ है। बीकानेर के दलपत सिंह कृत, दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत, वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। रामायण का आपको पता ही है कि किसके द्वारा कृत है। ये रामायण वाल्मीकि के द्वारा कृत है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा, बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा, जैन महावीर स्वामी के द्वारा। और ये भी आपको लिखने हैं और याद भी अच्छे से होना चाहिए। जनक के द्वारा कौन सी लिखी गई है? पृथ्वीराज विजय लिखी गई है। और नयन चंद्र के द्वारा क्या लिखा हुआ है? हमीर महाकाव्य लिखा हुआ है। और जो पद्मनाभ है उसके द्वारा क्या लिखा हुआ है? कानड़ दे प्रबंध लिखा हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत वंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। नैनसी ख्यात, बांकीदास ख्यात, दयालदास ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तारीखों, ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद। राजस्थान का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास वैसे तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था, लेकिन जो हिंदी के माध्यम से देखे जो राजस्थान का संपूर्ण इतिहास है वो बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया था। यहाँ से कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का क्या नाम था? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिशन का वंश भास्कर। ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिशन के द्वारा क्या लिखा गया है? वंश भास्कर। कवि राजा श्यामल दास है, उनकी प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम क्या है? वीर विनोद। ये भी विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास। स्टूडेंट बता रही हूँ, आप बस वो लिखोगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का क्या नाम है? तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसे इंग्लिश में कहा गया ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और बूंदी जो सूर्यमल मिशन है उसकी पुस्तक का क्या नाम है? वंश भास्कर। और जो श्यामल दास कवि हैं उनके जो लिखी हुई बुक है उसका क्या नाम है? वीर विनोद। और विश्वेश्वर नाथ रेव जिसके द्वारा क्या लिखी गई है? मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा क्या लिखा गया है? जो पूरा राजस्थान का इतिहास है उसको लिखने का प्रयास किया गया है वैसे तो, लेकिन इसमें क्या दिया है कि उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। आगे करते हैं। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर किसकी कृति है? सूर्यमल मिशन की है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्ण खालिस्तान का शिलालेख रावल समर सिंह के युद्ध की जानकारी देता है। तो कौन सा है वो? चिरवा का शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युद्ध तक की जानकारी देता है। इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्ग के नाम। जैसे दुर्ग है चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया। ये कुछ दुर्गों के नाम हैं। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? जो प्राचीन में जो हमें प्राप्त हुए, जैसे कि शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि इसमें आते हैं। इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को समझाइए। मुद्राओं पर क्या होता? राजा अपने जो प्रशंसा के लिए क्या करते थे? राजा अपना नाम उसमें अंकित करवाते थे। और वो सन भी होता था, किसी पे सन भी लिखा हुआ होता था। और किसी उस राजा के द्वारा कौन सा यज्ञ करवाया गया ये भी उन पे लिखा हुआ होता था। आगे है ताम्रपत्र किसे कहते हैं? ताम्रपत्र किसे कहते थे? तो तांबे की धातु होती थी, उनके ऊपर राजाओं के द्वारा कुछ भी अपने लिए अंकित किया जाता था। और इनसे राजाओं के और उस समय के रहन सहन, नाप तोल जो कर होते थे उन सभी का पता चलता है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी दीजिए। राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनकी जानकारी देनी है। इतिहास के जो ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब जो साहित्यिक स्रोत हमने पढ़े थे अभी, उनके बारे में बताना है। जैसे कि कर्नल जेम्स टोड की होगी बुक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया वंश भास्कर होगी थी सूर्यमल मिशन की। कवि राजा श्यामल दास की बुक होगी वीर विनोद। ऐसे ऐसे आपको इन ग्रंथों के बारे में बताना है किसके द्वारा कृत है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।